तो आज मैं पुनः आपके सामने अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से उपस्थित हूँ। आप पढ़ रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र के तहत मेरे कई व्याख्यान हो चुके हैं। आज जिस व्याख्यान को लेकर के मैं आपके सामने हूँ वो है रीति संप्रदाय। हम संप्रदाय के बहाने सिद्धांत की बात करेंगे और हम उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार से जो रीति संप्रदाय है इसकी जो भूमिका है, इसका जो योगदान है वो किस रूप में है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक निवेदन मैं आरंभ में ही आप लोगों से कर दूं कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि ये व्याख्यान लगातार जो हो रहा है वो तमाम छात्राओं का जो स्तर है, चाहे वो पीजी स्तर है, चाहे वो स्नातक है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, तमाम परीक्षाओं के लिए व्याख्यान सर्वथा उपयोगी है और ये लगातार हमारी सेवा जारी रहेगी। आप हमारे सारे चैनल और सारे वीडियो को लाइक शेयर कर लेंगे। रीति संप्रदाय को पढ़ना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हुए। 8वीं शताब्दी में इसने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दरअसल रीति संप्रदाय के पहले दो ही संप्रदाय प्रवर्तित हो चुका था, एक रस है और दूसरा अलंकार है। रस और अलंकार के बाद रीति संप्रदाय का जो प्रवर्तन हुआ तो लगभग सारे संप्रदायों ने काव्य की आत्मा की ही तलाश की है। रीतिरात्मा काव्यस्य, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार काव्यात्मा शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय के आचार्य वामन ने ही किया। इसने ही बताया कि रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। इसके पहले महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में, महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में अलंकार, रस आदि का उल्लेख हुआ था। आत्मा शब्द का प्रयोग यहाँ से प्रारंभ हुआ। बाद में और भी अलंकारवादी हुए, इसने अलंकार को या रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो काव्य की आत्मा की तलाश करते हुए जिन संप्रदायों की स्थापना हुई, इसमें रीति संप्रदाय भी महत्वपूर्ण है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने इसे स्पष्ट रूप से काव्य की आत्मा के रूप में सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी पुस्तक है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम की जो पुस्तक है, इसमें इसने अलंकार सिद्धांत, ये रीति सिद्धांत को स्पष्ट किया है। और ये एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने पूर्व में अलंकार को भी एक तरह से स्वीकृत किया था। बाद में चल कर के इन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा के रूप में सिद्ध किया है। इनका मानना है वास्तव में कि रीति है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के सिद्धांतों को खारिज किया इसने, और काव्य की आत्मा को लेकर के अगर हम बात करें तो ये बाहरी उपादान है। आत्मा हम तभी इसे कह सकते थे जब ये आंतरिक उपादान होता। रीति एक प्रकार से शब्द की वो प्रणाली है, वो पद्धति है जिसके माध्यम से काव्य में रस को ही परिपुष्ट किया जाता है। ये शब्द योजना है एक तरह की। रीति का जो अर्थ बताया गया है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, कहा जाता है कि रिंग धातु में ऋण प्रत्यय लगाने से रीति बनी हुई है और इसका अर्थ होता है मार्ग, पंथ, शैली, पद्धति आदि। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पश्चिम के विद्वानों ने इसी रीति को शैली कहा है, स्टाइल ऑफ लिटरेचर कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में यह रीति के रूप में उल्लिखित है और ख़ास करके इसे गुण संप्रदाय कहा जाता है। जो 3 प्रकार के गुण काव्य में होते हैं, ये माधुर्य है, ओज है और प्रसाद है। इन तीनों गुणों का ही उल्लेख वस्तुतः इसमें किया जाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि रीति का जो आधार है वो मूल रूप से गुण ही है। गुण के आधार पर ही इसकी विवेचना होती है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में जो बात कही है, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर भी सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है। वामन इसके प्रवर्तक है, ग्रंथ का नाम स्पष्ट है, अर्थ भी यहाँ बताया गया। रीति की परिभाषा जो दी गई है वो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि रीति की परिभाषा है कि विशिष्ट पद रचना रीति। रीति है क्या, इसे स्पष्ट करते हुए वामन ने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति है। जो सामान्य पद रचना है, जिसमें कोई चारुता, कोई सौंदर्य, कोई आकर्षण नहीं होता, वो रीति नहीं है। इसका मतलब है कि एक सामान्य रचना पद्धति भी होती है। हम लोक व्यवहार में जिस भाषा का, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, दिनचर्या में हम जिस शब्द का, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग काव्य में नहीं किया जाता है। इसीलिए आचार्य वामन का मानना है कि विशिष्ट पद रचना जो है, जो सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट पद रचना जो है, वही
वास्तव में रीति है। अब सवाल है कि इसमें विशिष्टता क्या है। विशेष को इसने स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा है, आप देख रहे हैं कि वामन ने जो कहा है कि विशिष्ट का जो अर्थ है वो विशेषो गुणात्मा, विशेषो गुणात्मा, विशेषता गुणों से आती है। और वास्तव में ये गुण है क्या? काव्य में जो 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख मैंने किया कि माधुर्य होता है, ओज होता है और प्रसाद होता है, 3 प्रकार के गुण ही केंद्रीय भाव इसमें है। यही कारण है कि इसे गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो विशेषो गुणात्मा अर्थात विशिष्टता गुणों से आती है। विशेष को इसने गुण का पर्याय माना, उसी को गुण को ही इसने आधार माना है। गुण से इनका तात्पर्य ओज से है, प्रसाद से है और माधुर्य से है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है काव्य। और इसने जो बात यहाँ कही है ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है उनकी कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य का जो शोभाकारक धर्म होता है वो गुण होता है। अब देखिए कि कितनी विराट कल्पना इनकी है। काव्य का शोभाकारक धर्म गुण होता है और काव्य शोभाकारक धर्मा, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य का शोभाकारक धर्म जो होता है वो गुण होता है। तो सवाल यह है कि शोभाकारक तत्व जो है उस तत्व के रूप में इसने इतनी विराट कल्पना कर ली है कि उसमें रस भी, उसमें अलंकार भी, उसमें सारी चीज़ें आ गई है। काव्य का गुण भी, काव्य का दोष भी, नायक भेद भी, नायिका भेद भी, प्रकृति वर्णन भी, शब्द प्रयोग भी, लगभग तमाम चीज़ों का समावेश हो जाता है। चूँकि जब हम किसी भी काव्य को गुणयुक्त रूप में रचने की कोशिश करते हैं तो हम सारे उपादानों, सारे तत्वों का समुचित प्रयोग करते हैं ताकि वो काव्य जो है वो दोष से मुक्त हो पाए, गुण से युक्त हो पाए, तभी वो काव्य सरस हो सकता है। इसने धर्म बताया है, शोभाकारक धर्म। धर्म आंतरिक है, चूँकि इनकी दृष्टि काव्य की आत्मा की सिद्धि पर थी। यही कारण है इसने तत्व के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणा, तत्व को इसने गुण नहीं माना, धर्म को गुण माना। धर्म आंतरिक होता है और आंतरिक तत्वों के रूप में इसने गुण का उल्लेख इसलिए भी किया कि यह काव्य की आत्मा हो सके। यूँ भी गुण जो है वो आंतरिक तत्व है, गुण बाहरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इसने जो परिभाषा दी है उसमें गुण की प्रधानता हो गई। अब सवाल यहाँ ये है कि वामन के अनुसार जो रीति के भेद होते हैं उसको शब्द और अर्थ के आधार पर विभाजित किया गया। इसने बताया कि शब्द और अर्थ के आधार पर जो है वो रीति का भेद होता है। ये किस प्रकार से है? तो कुल मिलाकर के इनका मानना है कि रीति के कुल मिलाकर के 20 भेद होते हैं। 20 भेद में 10 शब्दगत होते हैं और 10 अर्थगत होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 10 शब्दगत और 10 अर्थगत का प्रयोग किया गया और आप देख रहे हैं कि प्रयोग प्रत्येक के 10-10 गुण होते हैं। ये जो ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, शवकुमारी, उदारता, अर्थ, व्यक्ति और कांति है, ये दोनों में आएगा। शब्दगत में भी आएगा और अर्थगत में भी आएगा। अलग से इसकी कोई बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि शब्द में भी ये सारे गुण आएंगे और अर्थ में भी ये सारे गुण आएंगे। इसीलिए वामन ने 20 गुणों का उल्लेख करते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि मूल रूप से गुण 20 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से 10-10 जो शब्दगत और अर्थगत गुण है उसको मिलाकर के 20 गुण होता है। जब प्रश्न पूछा जाए कि वामन के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं तो 3 उसका उत्तर नहीं होगा, उसका उत्तर 20 होगा। और जो 20 आपके सामने लिखा गया वो स्पष्ट है। वामन ने कुल मिलाकर के 20 गुणों का उल्लेख किया, ये स्पष्ट हो गया। वामन के कुछ परवर्ती आचार्य हुए। चूँकि हम सिद्धांत के बहाने संप्रदाय को भी पढ़ रहे हैं कि आखिरकार इन मान्यताओं को, इन अवधारणाओं को आगे बढ़ाने में किन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और उसने कहा है क्या। तो इस पर अगर हम बात करते हैं तो आचार्य वामन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और भी लोग हुए। भोजराज का मानना है कि कुल मिलाकर के 24 गुण होते हैं। इन्होंने काव्य के 24 गुणों का उल्लेख किया। इसमें 20 गुण वही है जो वामन ने माना है। 4 गुणों का उल्लेख इसने मौलिक रूप से किया है। मम्मट जो बेहद प्रतिभाशाली आचार्य हुए, मम्मट को कहा जाता है कि इसने किसी सिद्धांत का उस रूप में परिवर्तन नहीं किया। मूल रूप से ये सिद्धांतों के स्थापन आचार्य हैं। जो सिद्धांतों में गड़बड़ियाँ रह गई, चाहे वो रस में है, अलंकार में है, रीति में है, सबको इसने व्यवस्थित किया है।
बेहद प्रतिभाशाली आचार्य के रूप में वामन का नाम लिया जाता है। इनका मानना है कि ये 20 या 24 गुण नहीं होते, काव्य में केवल और केवल 3 ही गुण होते हैं। 3 गुणों का इसने उल्लेख किया, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो गुण माधुर्य है, वो गुण प्रसाद है और वो गुण ओज है। 3 गुणों में ही सारे गुणों का लगभग समावेश हो जाता है। इसने अलग से किसी और गुणों का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि ये सारे गुण इतने व्यापक हैं, इतने विराट है कि वामन का 20 या भोजराज का जो 24 गुण है, सबका समावेश लगभग इसमें हो ही जाता है। तो इस तरह से मंबट ने 3 गुणों का उल्लेख किया। जब हम भेद पर आते हैं, हम देख रहे हैं कि जब हम भेद पर आते हैं तो वामन के अनुसार जो रीति का भेद बताया गया वो वैदर्भी है, गौड़ी है और पांचाली है। वैदर्भी रीति के बारे में आप जानते हैं कि उसमें मूल रूप से वैदर्भी रीति में माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वह वर्ण प्रयुक्त होता है जिसमें माधुर्य हो, खास करके जो सरस वर्ण है, जो कोमल वर्ण है, जिससे कोमल कांत पदावली का निर्माण किया जा सकता है, जिस पद में श्रुति मधुरता हो, जिस वर्ण में श्रुति मधुरता हो, जो वर्ण सर्वथा संगीतात्मक ध्वनि की योजना में समर्थ हो, वैसे ही वर्णों का प्रयोग किया जाता है और ललित पद योजना इसमें होती है। इसने स्पष्ट कर दिया है कि श्रृंगार में, करुण में, हास्य में, इन रसों में इसका प्रयोग होता है। ये वस्तुतः विदर्भ देश में इस शैली का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम वैदर्भी रखा गया। जो गौरी है वो गौर प्रदेश में और पांचाली है वो पांचाल देशों में, पांचाल प्रदेश में इस तरह की लेखन पद्धतियाँ शुरू हुई, विकसित हुई। इसीलिए इसने 3 प्रकार के भेद इसी आधार पर किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी के बारे में आपने जाना कि माधुर्य व्यंजक वर्णों की योजना होती है, इसमें श्रुति मधुर और संगीतात्मक वर्णों की योजना की जाती है। और 3 प्रकार के जो रस हैं, श्रृंगार है, करुण है और हास्य है, इसी रस में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हमारे सामने है कि सरस वसंत समय भल पावल, ये विद्यापति की पंक्ति है कि सरस वसंत समय भल पावन, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाष्य, मुक्ष दूर करु चीरे, तोहर रूप सम चान होयत नहीं, कयो जतन विधि केला, कै बेरी काट बनावल नव के तयो तुलित नहीं भेला। तो आप देखेंगे इसमें जो प्रयोग किया गया है वर्णों का, उससे ऐसे सरस पदावली का निर्माण होता है जो माधुर्य व्यंजक है और श्रुति मधुर है और संगीतात्मक है। यहाँ जो नायिका का सौंदर्य वर्णन किया है विद्यापति ने, इसके लिए किसी कर्कश वर्ण की योजना नहीं करनी थी, इसने सर्वथा कोमल कांत पदावली का निर्माण किया है। या यही विद्यापति कामनी करय सनाने, हेरैत हृदय हनय पंचमाने, चिकुर गरय जलधारा, जनि शशि मुकुर रोय अंधारा, कुछ जुग चारु चकेवा, निज कुल मलत आन कौन देवा, ते शंका भुज पासे, बांध धैल उड़ जाए तकासे। इसमें क्या है? इसमें माधुर्य व्यंजक वर्ण है। या इसी प्रकार से आधुनिक काल की जो कविता है, जो यशोधरा नाम की पुस्तक लिखी गई, ये मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से यशोधरा में भी इस तरह की पद योजना मिलती है, जिसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। मूल रूप से इस रीति का संबंध रस विशेष के साथ होता है। श्रृंगार रस है, करुण रस है और हास्य, ये श्रृंगार है, करुण है और साथ में आप देखते हैं कि हास्य रस में इसका प्रयोग होता है। जब महात्मा बुद्ध छोड़कर चले गए थे यशोधरा को, तो यशोधरा किस प्रकार से व्याकुल होती है उसे याद करते हुए, और किस प्रकार से एक पत्नी अपने अधूरे दाम्पत्य को जी रही है और किस तरह से अपने अबोध बालक को पाल रही है, तब जब उसके पति घर में नहीं है, राजरानी है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, लेकिन कवि ने जो यहाँ वर्णन किया है कि ये रानी का रानित्व जो था उससे वो मुक्त हो जाती, एक स्त्री के रूप में इस पीड़ा को महसूस करती है और अपने प्रियतम को आकुलित होकर के वो बुलाती है और उसे आने का निवेदन करती है। कहती है, वैदर्भी रीति को आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, आओ हे बनवासी अब गिरिभार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, आओ हे बनवासी अब गिरिभार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वह मेरा विश्वासी। तो इस तरह से यहाँ भी कोमलकांत पदावली है
और यहाँ जो वियोग है, श्रृंगार में जो वियोग का संदर्भ है, प्रियतम के जाने के पश्चात जो उसकी स्थिति हुई है और किस तरह से नायिका निवेदन कर रही है उसके आगमन का, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग किया गया, श्रुति मधुर वर्णों का प्रयोग किया गया और संगीतात्मकता इसमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गौड़ी रीति है। मैंने बताया कि गौड़ देशों में इसकी शुरुआत हुई। और एक और बात लगे हाथ में आपको बता दूं कि ये 3 रीतियां जो है, तीनों का संबंध मूल रूप से एक एक गुण के साथ है। जो वैदर्भी रीति है वो माधुर्य गुण के साथ संबंध रखता है, जो गौड़ी रीति है वो ओज के साथ रखता है, और जो पांचाली है वो मूल रूप से प्रसाद के साथ रखता है। ये अलग सवाल है कि आचार्य वामन का मानना है कि वैदर्भी रीति में वे सारे गुण आ जाते हैं, चाहे उसमें बात करें तो श्लेष है, प्रसाद है, क्षमता है, माधुर्य है, सुकुमारी है, अर्थ व्यक्ति है, उदारता, ओज और कांति, ये सारे के सारे गुण आ जाते हैं। यही कारण तो है कि श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। उसका स्थायी भाव रति है, और रति का अर्थ ही है आकर्षण, लगाव, खिंचाव, जुड़ाव, प्रेम। तो इस तरह से, और 2 रूप इसके होते हैं, संयोग और वियोग के। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि वैदर्भी रीति के बहाने इसने जो उल्लेख किया है उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इसने जो गुण इसमें रखा है, केंद्रीय गुण, वो मूल रूप से माधुर्य है। अगला जो रीति है वो गौरी रीति। गौरी रीति का संबंध वीर रस से है, विभत्स रस से है, रौद्र रस से है और भयानक रस से है। यूँ भी जो यह गौरी रीति है, गौरी रीति के भीतर में जो गुण होता है वो ओज गुण होता है, जहाँ ओजत्व हो। आप इंद्रजिमी जम्भ पर 12 सुअम्भ पर रावण शदम्भ पर रघुकुल राज है। रीतिकाल के परम कवि, प्रतिभाशाली कवि भूषण ने जब राष्ट्रीय कविता का निर्माण किया है, शेर शिवाजी का जहाँ वर्णन किया है उसने इस्लामिक सत्ता के खिलाफ, तो उसने यहाँ इस तरह की पंक्ति का निर्माण किया है। या प्रसाद जी को पढ़ते हैं तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ जो जोश है, उत्साह है, इस देश की गरिमा का जो वर्णन है, यहाँ का जो सांस्कृतिक सौंदर्य है, तो उसमें ओज शैली में दिखाई पड़ती है। ओज गुण ऐसे उसमें लैस है यह कविता। इसमें गौरी रीति का प्रयोग किया गया, खास करके जहाँ वीर रस हो, भयानक रस हो, रौद्र रस हो, वहाँ पर इस तरह की रीति का प्रयोग किया जाता है। इसमें खास करके सामासिक पदावली की प्रधानता होती है। ओजपूर्ण वर्णों की योजना के साथ पुरुष वर्ण का प्रयोग होता है। हिंदी में पुरुष वर्ण भी है। हमारे वर्णमाला में पुरुष वर्ण के रूप में जिन वर्णों का उल्लेख किया जाता है, ये ट वर्ग के सारे वर्ण हैं, ट, ठ, ढ, ढ और न। जो तालव्य श है और मूर्धन्य स है, ये पुरुष वर्ण है। इन वर्णों के प्रयोग से कर्कशता आती है। जैसे आप विद्यापति को लेते हैं तो विद्यापति का जो पद है, जिसमें उसने माता के रौद्र रूप का वर्णन किया है, जो माता दुर्गा है उसके रौद्र रूप का वर्णन किया है, कि जिसमें आप देखते हैं कि जय जय भैरवी असुर भयावनी। अब देखिए कैसे वो उसके स्वरूप का वर्णन कर रहा है। इसमें रौद्रता है, माता का वो प्रचंड रूप है जब वो अत्यंत हिंसक दिखाई पड़ती है। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियो गुशामनी, अनुगति गति तुए पाया। और यही कवि आगे बढ़ करके इसमें पूरी तरह से ओजत्व की योजना करता है। पुरुष वर्ण से इसे और भी कर्कश बना देता है कि कटकट विकट ओट पुट पानरी, लिगुर फेन उठ फोका। अब देखिए कटकट की ध्वनि दांत से निकल रही है। इसमें जो कर्कशता आती है वो वास्तव में देवी के इस रौद्र रूप का यथार्थ वर्णन कर पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गौड़ी रीति में पुरुष वर्ण की योजना की जाती है और दीर्घ समास का प्रयोग किया जाता है। राम की शक्ति पूजा आधुनिक काल की एक वैसी कविता है जिसमें ज़बरदस्त सामासिकता दिखाई पड़ती है। यह कविता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी कठिन है जिसे समझना बहुत आसान नहीं है। उसमें एक साथ कई प्रकार के पदों को जोड़ करके कवि ने अपने भावों का रेखांकन किया है। पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ पदावली है और पूरी तरह से उसमें सामासिक दीर्घ सामासिक पदों की योजना की गई है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि गौड़ी रीति में ओजत्व की प्रधानता होती है। ओज गुण को लेकर के यह रीति विशेष रूप से अपनी अलग पहचान रखती है। अगली रीति पांचाली रीति है। ये मध्यमा रीति भी कहलाती है और ये बीच का रास्ता लेता है। शेष सारे रस, मोटा मोटी जो शांत रस होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शांत रस में इसका प्रयोग होता है, कुछ लोग विभत्स में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पांचाली रीति का जो प्रयोग है, पांचाली रीति का प्रयोग मूल रूप से जो किया जाता है आप देख रहे हैं, खास करके शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि भजमन राम चरण सुखदाई, इसमें क्या है, इसमें शांत रस है, इसमें भक्ति रस है। इसलिए प्रसाद गुण जो होता है वो इसमें केंद्रीय होता है। पांचाली रीति मध्यमा रीति है, बीच का रास्ता लेता है। इसमें माधुर्य और सौकुमारी गुणों से युक्त, गारवंद से रहित, अर्थात गारवंद से यहाँ मतलब है कि जो कठिन पदावली है, कठिन सामासिक पदावली है, उसका प्रयोग यहाँ नहीं होता, बल्कि शिथिल पदावली का प्रयोग होता है। प्रसाद गुण होने के कारण इस रीति की विशेषता होती है कि इस प्रकार की इस रीति जब प्रयुक्त हो ये रीति, उस कविता को पढ़ने के बाद सहज ही अर्थबोध हो जाता है। अर्थ के लिए हमें किसी प्रकार से अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अतिरिक्त कोशिश नहीं करना पड़ता। रामचरितमानस में लिखा ना तुलसीदास ने कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो गुण है वो वास्तव में प्रसाद गुण है, और प्रसाद गुण के कारण ये पांचाली रीति है। ये बीच का रास्ता लेता है, न तो अतिशय सामासिक पदावली, न तो अतिशय मधुर पदावली का प्रयोग होता है। और ये बीच का रास्ता लेने के कारण ही इसमें आप देखेंगे कि कोमलता होती है, यथासंभव कोमलता होती है, प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। तो इस तरह से पांचाली रीति का भी उदाहरण आपने देखा। आगे जो आप देख रहे हैं कि कुंतक के अनुसार रीति मार्ग है। रीति को इसने मार्ग बताया। आरंभ में ही मैंने बताया कि रीति का जो अर्थ होता है वो मार्ग भी है, शैली भी है, पद्धति भी है, कई प्रकार के उसके अर्थ होते हैं। तो आचार्य कुंतक ने, ये कुंतक जो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है, उसने मार्ग कहा है। और इस तरह से 3 मार्ग का इसने निर्माण किया। सुकुमार मार्ग इसने वैदर्भी रीति को बताया, विचित्र मार्ग इसने वह गौड़ी को बताया, और मध्यम मार्ग इसने पांचाली को बताया। मम्मट जो है ये रीति को वृत्ति मानते हैं। ये आपको याद रखना है कि किसने मार्ग माना है, किसने वृत्ति माना है, किसने पद संघटना कहा है। इसका मानना है कि उपनागरिका वृत्ति जो है वो वैदर्भी रीति है, पुरुषावृत्ति जो है वो गौड़ी रीति है, और कोमलावृत्ति जो है वो पांचाली रीति है। इसने भी रीति के 3 भेद माने, और भेद इसने अपने हिसाब से किया, रीति का अर्थ इसने वृत्ति लगाया है। आगे आचार्य विश्वनाथ हुए। विश्वनाथ जो 14वीं शताब्दी में, उसने पद संघटना कहा है। पद संघटना रीति, जो पद संघटना है, पद योजना है, पद निर्माण है, पद समन्वय है, वो वास्तव में रीति है। इस रूप में इसने इसका उल्लेख किया है। इस तरह से हमें ये ज्ञात होता है कि पद संघटना जो है इनके अनुसार रीति का अर्थ है। आनंद वर्धन ने भी रीति को पद संघटना कहा है। मैंने आरंभ में ही बताया कि पाश्चात्य में इसे स्टाइल के रूप में देखा गया, शैली के रूप में देखा गया। खास करके पाश्चात्य आलोचना शास्त्र जो है, जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म का विकास हुआ, जिसमें विकास हुआ संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद आदि का जो विकास हुआ, उसने शैली पर जोर डाला। भारतीय आलोचना पद्धति और पाश्चात्य दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि भारतीय आलोचना पद्धति रचनाओं के कथ्य पर जोर डालती है कि रचनाकार कितनी खूबसूरत बात कही है, लेकिन पाश्चात्य रचना पद्धति, पाश्चात्य आलोचना पद्धति जो है वो उस पर जोर नहीं डालती कि रचनाकार का कथ्य कितना महत्वपूर्ण है। वो इस पर जोर डालती है कि रचनाकार का शैली कितना बेहतर है, किस प्रकार की उसकी शब्द योजना है, किस तरह से उसने शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भावों का रेखांकन किया है, भावों का प्रवर्तन किया है, भावों का निर्माण किया है, भावों का प्रेषण किया है, वो उस पर जोर डालता है। इसीलिए दोनों का सौंदर्य शास्त्र अलग अलग है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र जो है, भारतीय समीक्षा शास्त्र जो है, वह कथ्य पर जोर डालती है, और जो पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र है उनका पूरी तरह से जोर रचना के एस्थेटिक पर है, उसके सौंदर्य शास्त्र पर है कि जिससे रचनाओं का निर्माण होता है, ये शब्द प्रयोग कहाँ से है, रीति कौन सी है, किस तरह से रचनाकार ने अलंकारों का प्रयोग किया है। ये एस्थेटिक ऑफ लिटरेचर जो है, जो रचनाओं का रचाव है, जो उसकी बनावट है,
जो उसका सौंदर्य है उस पर जोर डालता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि रीति संप्रदाय वालों ने जो बात भारतीय संदर्भ में कही है वही पाश्चात्य में स्टाइल के रूप में उल्लिखित हुआ है। रचनाओं की शैली पर वे लोग प्रकाश डालते हैं। निष्कर्ष रूप में आपको मैं यह बता सकता हूँ कि आचार्य वामन ने जो कहा था रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है, ये बहुत सटीक नहीं है। कारण यह है कि रीति वस्तुतः क्या है, वो शब्द रचना की पद्धति है और काव्य विशेष में किस प्रकार के शब्दों की योजना की जाएगी वो इस पर जोर डालता है। और यूँ भी ये बात स्पष्ट है कि शब्द जो है वह काव्य का शरीर है और अर्थ उसका प्राण तत्व है। अर्थ आंतरिक होता है, शब्द बाह्य होता है। जब ये बाह्य तत्व है हम इसे आत्मा के रूप में कैसे उद्घाटित कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि रीति वास्तव में आत्मा है। ये अलग सवाल है कि रीति की बड़ी व्यापक कल्पना इसने की थी, तमाम चीज़ों को इसने गुण के तहत समाविष्ट कर लिया, चाहे वो रस ही क्यों न हो, चाहे वो अलंकार ही क्यों न हो। लेकिन सबसे परे निष्कर्ष रूप में हम आपको यही बता सकते हैं कि रीति काव्य की आत्मा नहीं हो सकती, इसलिए कि रीति रचना की पद्धति है, रचना का मार्ग है, रचना की शैली है, वो प्राण तत्व नहीं है। ये एस्थेटिक है, ये स्टाइल ऑफ लिटरेचर है। इसे हम अगर काव्य की आत्मा कहें तो ये निश्चय ही गलत होगा। इसलिए कुल मिलाकर के हम आपको कह सकते हैं कि रीति काव्य की आत्मा नहीं है। जो पूर्व में मैंने सिद्ध किया अपने व्याख्यान में, काव्य की आत्मा पर मेरे व्याख्यान हो चुके हैं, उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि वास्तव में रस ही काव्य की आत्मा है और रस आंतरिक होता है। लगभग ये सर्वमान्य है, सर्वविदित है कि रस ही काव्य की आत्मा है। ये रीति, ये अलंकार, ये वक्रोक्ति, ये औचित्य, तमाम चीज़ों का प्रयोग रस परिपाक के लिए, रस को परिपुष्ट करने के लिए, समृद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अलग से हम इसे काव्य की आत्मा के रूप में उद्घाटित करें तो ये सही नहीं होगा। अंत में पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप सारे लोगों से, जो भी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें। ये वीडियो लगातार चलता रहेगा। हम काव्यशास्त्र के बाद कोई नया सीरीज लेकर के आएंगे, हम इतिहास वगैरह भी पढ़ाना है। तो आप सारे लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ये चैनल जितना विकसित होगा हम उतनी ही तत्परता के साथ यह सेवा जारी रखेंगे और विश्वास रखिए कि सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। ज्ञान के विकास में हमारी भूमिका सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।